रिच एंड वेल्दी, जब भी हम ये बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ छवियां आती हैं। कुछ लोग अडानीज के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग अंबानीज के बारे में सोचते हैं, टाटास, बिरलास, बिल गेट्स, इन सारे लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसी फैमिली है जिनके पास इन सभी को मिला दो उससे ज्यादा उनकी काबिलियत और नेटवर्थ है। एट प्रेजेंट माना जाता है वो पूरी फैमिली एकमात्र फैमिली है जो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ ऑफिशियली रखती है। याद रखिए मैं ऑन पेपर बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हर साल ये लोग 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा वेल्थ बनाते हैं। मतलब ये वेल्थ इतना है कि हर 2 साल में ये वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसानों की लिस्ट में टॉप कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हमको इनका नाम बहुत कम सुनने मिलता है। लेकिन ये एक प्रूवन फैक्ट है कि हमारी देश व्यवस्था है, हमारी दुनिया के जितनी भी बड़ी चीजें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडाज हो, चाहे कॉर्पोरेट एजेंडाज हो, चाहे फाइनेंशियल एजेंडाज हो या स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पर इनका कंट्रोल चलता है। ये एक ऐसी फैमिली थी जिनने शुरुआत में कोल और कॉटन के व्यापार से शुरुआत करी थी, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आया कि भाई नींव तो केवल फाइनेंस से ही रखी जा सकती है, बिकॉज कुछ भी कह लो पूरी दुनिया पैसे के आगे झुकती है, इसलिए उन लोगों ने दूसरा रास्ता चुना जिसमें कि वो धीरे धीरे करेंसीज में आए, ट्रेडिंग में आए, स्टॉक मार्केट में आए। और माना जाता है कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो वो इनके इशारों पे ही होता है, और जब भी ये स्टॉक मार्केट क्रैश होता है उस समय पे ये बहुत ही बड़ा पैसा लगाते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा बाद में कमाते हैं। एक रॉयल फैमिली है, और अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जिसपे सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिसने जब जब मार्केट क्रैश हुए हैं, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, 2001 का .com बबल का क्रैश हो या 2020 के कोरोना क्राइसिस हो, तो ये ऐरे गहरे नत्थु गहरे स्टॉक्स पे पैसा कभी नहीं लगाते। इन लोगों ने पैसा लगाए हैं इन स्टॉक्स लाइक फेसबुक, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, फाइजर, जेपी मॉर्गन, पेप्सी, बर्कशायर हैथवे, और इस तरह से लिस्ट काफी बड़ी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओवर डिकेड्स ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ही तगड़े कंपाउंडिंग रिटर्न देते हैं विद अ टाइट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये एक ऐसी फैमिली है जो 70% कंट्रोल करती है यूरोप और साउथ अफ्रीका को, और यूरोपियन बिजनेस को तो खासकर। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, वेटिकन सिटी, यहाँ पर ये समय समय पे चैरिटी पहुंचाती है। इनफैक्ट वेटिकन सिटी में ये फ्री में दारू पहुंचाती है, मतलब पुण्य का काम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वेटिकन सिटी है आफ्टर ऑल। और दुनिया की जो टॉप 10 फाइनेंस कंपनीज हैं 10 में से 8 में इसका राज। मैं बात कर रहा हूँ रॉथस्चाइल्ड फैमिली की। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि रॉथस्चाइल्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए, आपके विचारधाराएं रखिए। थोड़ा समय लगता है रिसर्च करने पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भैया आप लोगों के सामने अब जब ये लॉन्ग वीकेंड आ ही चुका है तो इस वीडियो को रखा जाए, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं ये केवल एक सरफेस लेवल पे दिखाई जाती हैं। सरफेस लेवल पे आपके आंखों के सामने पर्दा लगाया जाता है, नई नई कहानियां बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल की एक खबर आई है, एक बहुत ही प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंक गिरे जा रहा था। अचानक से हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को कहा गया है, वो भी हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा, कि भाई साहब जाके वहां पर स्टेक बढ़ाओ। ऐसा वैसा स्टेक नहीं, करीब 50,000 करोड़ का, वो भी एक ही क्वार्टर पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको केवल एक ही चीज दिखाई जाती है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन आपका दोस्त अभिषेक है जो आपको सारी चीजें बताने वाला होगा। रॉथस्चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली रही है। इसकी शुरुआत तो मिडिएवल एरा से ही हो चुकी थी। आप लोगों को बता दूं कि ये तब की बात है जब यूरोपियन सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स सबसे बड़ी चीज चलती थी। इनफैक्ट आज पॉलिटिक्स शायद यूरोप से ज्यादा हमारे देश में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी बड़ी चीज होती थी कि इसी के चक्कर में काफी सारे लोग वहां पर विक्टिम बन जाते थे। स्पेसिफिकली ज्यूइश समाज के जो लोग रहते थे वो इसके बहुत बड़े विक्टिम बन जाते थे। अब जब ज्यूइश लोगों को परेशानियां होने लग गई, बिकॉज एक धारणा चलने लग गई कि भैया जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है वही बंदा सही है, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं एक्सेप्ट करता है वो गलत है। इस तरह के काफी ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडाज वहां पर चल रहे थे, जिसके चक्कर में जितने ज्यूज थे वो लोग काफी परेशान थे, थरथराते थे कि भैया क्या करें। और इसी के चक्कर में काफी ज्यादा ऐसे ज्यूइश लोग थे जो कि सेटल हो गए। आज जो हम मॉडर्न जर्मनी जिसको कहते हैं, वहां पे फ्रैंकफर्ट जर्मनी, इसके आसपास ये लोग सब सेटल हो गए। वहां पर ज्यूज के साथ और बदसलूकी की जाती थी, जिसके चक्कर में वो बहुत ही नैरो स्ट्रीट पे रहते थे। एक पतली सी गली रहती थी, उसी में घुस घुसा के छोटी सी गली में रहते थे।
अब क्रिश्चियंस के उस समय पर एक चीज चलती थी, क्योंकि क्रिश्चियंस काफी ज्यादा प्रभु के भक्त रहते थे और उनके हिसाब से किसी से भी लेन देन करना, लेंडिंग का जो बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से गलत होता है। मतलब उधार देना, उधार लेना, पैसे की जब भी बात करो तो वो जैसे आपने पुराने टेक्सचर्स में देखा होगा ना कि पैसा, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, पैसा ज्यादा हो तो बहुत गलत काम किए होंगे तभी होंगे। तो इस चक्कर में वो लेंडिंग बिजनेस में क्रिश्चियंस नहीं घुसते थे। ज्यूज के लिए अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं थे और इसी चक्कर में जो ज्यूइश समाज के लोग थे वो लोग लेंडिंग में चले गए। लिटिल डिड द क्रिश्चियंस न्यू कि आगे चलकर यही वाला बिजनेस सबसे ज्यादा लोगों के प्रिय रहेगा, सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी होगी। तो ज्यूइश लोगों ने सबसे पहले जितनी भी नोबिलिटीज रहती थी, नोबिलिटीज मतलब राजा, महाराजा, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जो बड़े बड़े लेवल के लोग रहते थे, इनके फाइनेंसेस देखने लग गए। एक तरीके से समझ लो भैया, उनका टैली मेंटेन करते थे, अकाउंटेंट बन गए, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहां से टैक्स कलेक्ट करना है, कहां से कैसे करना है। और इसी समाज के बीच में अब एक व्यक्ति का बर्थ होने वाला था जो पूरी तरीके से ज्यूइश कम्युनिटी को तो चेंज करने ही वाला था, साथ में पूरी दुनिया में राज करने वाला था। सो रॉथशाइल्ड फैमिली में एक व्यक्ति पैदा हुआ, उनका सरनेम रॉथशाइल्ड था और वो जाके काम करने लग गए काफी सारे मिनिस्टर्स के। और उस समय के जो रॉयल राजा थे, एक तरीके से समझिए जो मेन राजा थे, उनके अंडर पे वो काम करने लगे। उनका काम केवल ये नहीं था कि कहां से कॉइन्स आ रहे उनको जमा करो, बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा राजा महाराजाओं के एरा पे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सारी चीजें होती थी। केवल उनका काम कॉइन्स नहीं था, एनीथिंग विच कुड बी कलेक्टेड। कलेक्टेड में क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो आप? कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, पेनल्टीज ऑन द कस्टमर्स कलेक्ट कर सकते हो, आपके राज्य में जो गलत कर रहा है दंड दे सकते हो, फार्मर्स से आप चीजें ले सकते हो। तो जितनी चीजें भी कलेक्ट करनी थी वो सारी चीजें आउटसोर्स हो रही थी इस बंदे को बाय द नोबिलिटीज। अब ये व्यक्ति बड़े समझदार थे, ये इनको पता था कि भैया ये राजा महाराजाओं वाली जो चीज है इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, काफी वॉलेटाइल चीज है ये, बिकॉज कब कौन किस पे अटैक कर दे हम लोगों को तो नहीं पता। और इसी चक्कर में ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य भी बना रहे थे। साम्राज्य इन द सेंस अपनी सेविंग्स कर रहे थे, अपने फाइनेंसेस अलग रख रहे थे और काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे। और जब नेपोलियन ने अटैक करा इनके राजा को, तब इनको समझ में आ गया कि भैया जो प्रिंस है इसकी तो टाई फेस हो गई। और इनके जो प्रिंस थे जिनके अंडर ये काम कर रहे थे रॉथशाइल्ड भाई साहब, तो ये एग्जाइल में चलेगा। एग्जाइल मतलब जो वनवास टाइप का रहता है, उस तरह छोड़ छाड़ के हर चीज चलेगा। अब ये व्यक्ति बोले हम क्या करें, तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, सारा पैसा समेटा और लंदन की तरफ निकल गए। तो पहली चीज है, ऐसा नहीं था कि ये बंदा स्मार्ट नहीं था। रॉथशाइल्ड जिसने शुरुआत करी थी, इनके पास पैसा तो बढ़िया था। अब इधर आके इन्होंने क्या शुरू करा, इन्होंने आके शुरू किया लोन देने का धंधा। और लोन ये ऐसे वैसे को नहीं देते थे। आज हम जिस चीज को B2B बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, उस तरह के क्लाइंट्स को ये पैसे देने लग गए। लंदन में जाने के बाद इन्होंने लोन्स देने शुरू करे बड़े बड़े एम्परर्स को, ये एक तरीके से बैंक बन गए, बड़े बड़े गवर्नर्स को। और इस हिसाब से इनकी फैमिली धीरे धीरे करके ग्रो करने लग गई। जो प्रमुख थे अपने फैमिली के, अब इनके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इन्होंने सोचा कि यार अब मैं रिच इंसान तो बन गया हूं, इनफैक्ट उस समय के वो रिचेस्ट इंसान बन चुके थे ये सारा काम करके। लेकिन उन्हें बोला कि यार सिर्फ रिच बन के नहीं रहना, मेरे को लेगेसी छोड़ के जाना है। लेगेसी वो होता है कि भैया आपको आने वाली 100 पुश्तियां याद करें और वो चीज स्टेबलाइज्ड है। और इसीलिए उन्होंने नए नए बिजनेसेस में एंटर करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एंटर करना शुरू किया, आज हम जिसको फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, वही करेंसी मार्केट में। ये लोग उसकी स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए। स्टेबलाइजेशन इन द सेंस, आज जो आपने नाम सुना होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो काम IMF और वर्ल्ड बैंक करती थी, सेम काम ये एक फैमिली करने लग गए। और इनके लिए सबसे बड़ा बिजनेस होता था वॉर्स। वॉर्स मतलब युद्ध का बिजनेस। जहां पर भी युद्ध होता था कहीं ना कहीं इनका एक रोल होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं यही स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी युद्ध को, कहीं ना कहीं उसके आर्म्स एंड आर्मामेंट्स भी यही पुश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं के बोलने पे युद्ध भी रुक जाता है। माना जाता है कि एक समय पर इन्होंने सीधे बोल दिया था कि भैया हमारे होते हुए ये वाली जगह पे वॉर हो ही नहीं सकता। सामने वाली आर्मी ने बोला ऐसे कैसे नहीं होगा, तो बोले सिंपल सी बात है बॉस, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे पहनने का, तुम्हारे आर्म्स, तुम्हारे बॉम्ब, ये सब कहां से आ रहे हैं? इनके सैंक्शन कौन कर रहा है? जो कर रहा है ना उसको पैसे कौन दे रहा है? उसको पैसे देते हम। एक चुटकी में अगर हम पैसा देना बंद कर देंगे तो तुम वॉर कहां से लड़ोगे? और वो बात बिल्कुल सही थी, बिकॉज यूरोप के काफी जगहों पर इन्होंने वॉर्स अपने हिसाब से चलाए और रोके थे।
आप लोगों को बता दूं कि ये इतने ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए थे कि ये रॉकफेलर्स, जिनके ऊपर भी हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, उन तक को इनने घुटने टेकने पे मजबूर किया था। हिस्ट्री की किताब अगर पढ़ी होगी और आपने पढ़ा होगा स्विस कैनाल के बारे में, तो जी हाँ, स्विस कैनाल के निर्माण में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। लेकिन उसके बाद जब इनके मेन सदस्य की मृत्यु हुई थी और फैमिली में कुछ लोग बचे हुए थे, तो उस समय पे करीब करीब 10 से 11 लोग थे फैमिली में, जिसमें से कि 6 लड़कियां 5 लड़के थे। और यहां पर इन्होंने एक नया गेम खेला और ये प्रथा आज भी चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी सीक्रेट रह के ये फैमिली कैसे रहती है, बिकॉज इनके जो प्रमुख थे उन्होंने एक रूल बनाया कि यार जो घर के सीक्रेट्स हैं और घर की संपत्ति है वो घर के अंदर ही रहनी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जो भाई हमारे ही कजिन्स हैं, जो इसी व्यापार में हैं, जो हमारे ही रिश्तेदार हैं, उसे के बीच में लड़के लड़के की शादी होगी। मतलब भाई की शादी कजिन बहन के साथ होगी, कजिन बहन की शादी कजिन भाई के साथ होगी। इस प्रकार से ये फैमिली ट्री बनती गई। मतलब इन्होंने कहा कि रॉयल ब्लड के अंदर ही रहने लग गए। अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि छी 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 ये कैसे चीज कर रहे हैं, तो ये छी छी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इनने तरीका निकाला किसी प्रकार से हमारे चीजों में अंदर रखा जाए। बाय द वे, एक नेटफ्लिक्स पे हाल फिलहाल पे एक सीरीज आई है, लेकिन वो थोड़ा डेविल टाइप पे गई है, द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर करके। मैंने आज से 2-1 महीने पहले देखी थी, जिस दिन रिलीज हुई थी उसी के अगले दिन से देखनी शुरू करी थी। आप लोग चेकआउट करना। थोड़े बहुत हिंट्स जो दिए गए ना, वो इसी फैमिली के दिए गए। बस थोड़ा सा उसमें एंगल अलग दिया है कि सैटन वाला कल्चर उसमें लगाया गया, बिकॉज वो एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर आप उस नॉवेल के बारे में पता करते हो तो आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं वो नॉवेल भी इन रॉथस्चाइल्ड वाली फैमिली से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है। तो जाके चेकआउट करना। नाम उधर अलग दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और बाय द वे, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में रिच लिख देना अगर आपको इस तरह के वीडियोस बहुत पसंद है। लाइक्स तो भर भर के करो भाई, बिकॉज इसी से पता लगता है आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए। आते हैं वापस। तो ये वाला सारा सीन चल रहा था। अब क्या हो गया कि इनकी जो फैमिलीज में लड़के लड़कियों की शादी हो गई, उसके बाद 5 प्रमुख लोग थे, 5 बच्चे थे, जिनको अलग अलग कंट्रीज में कंट्रोल करने के लिए भेजा गया बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो कोई लंदन जा रहा है, कोई इजिप्ट जा रहा है, कोई यूएस, यूके, इस तरह से अलग अलग, को सिंगापुर, इस तरह से 5 मेजर जगहों पे भेज दिया गया और वहीं से इन्होंने कंट्रोल करना हर चीज को शुरू किया। नीदरलैंड्स में इनका एक मेन बैंक बना जो कि कंट्रोल करता था मेजर वॉर्स, और यहां तक कि ब्राजील का जो पोर्चुगल से इंडिपेंडेंस करा गया उसमें भी पैसा इन्हीं लोगों ने डाला था। पॉलिटिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने इतने ज्यादा, मैंने क्या कहा था, ये कलेक्शन के बड़े शौक थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, पैसा गोल्ड कलेक्ट करते थे, इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा आर्ट्स भी कलेक्ट करते थे। ऑल्दो हिटलर ने जब हर जगह त्राही त्राही मचाई थी तो उन्होंने, हिटलर भाई साहब ने इनके काफी ज्यादा आर्ट्स चुराए तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तो भी कंट्रोल में थे। तो ऑस्टिन वाली जो जगह थी वहां पर इनका फेलियर थोड़ा सा हो गया था। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोली, जिसका नाम है RIT कैपिटल पार्टनर्स। और वो RIT कैपिटल पार्टनर्स आज भी एग्जिस्ट करती है, इसके बस नाम चेंज होते जाते हैं। आप लोगों को बता दो कि पूरी दुनिया की जो गोल्ड माइनिंग की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है उनको वही कंट्रोल करते हैं, यही लोग कंट्रोल करते हैं। 3rd लार्जेस्ट जो कॉटन प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री है उनको यही कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ साथ गोल्ड माइनिंग की जो लार्जेस्ट कंपनी है उसमें भी इनका स्टेक होल्डिंग है। टॉप 10 फाइनेंस कंपनीज के बारे में तो बता दिया है, वहां पर 8 कंपनीज में इनका स्टेक है। इनफैक्ट आप लोगों को अगर लगता होगा कि केवल ब्लैक रॉक एज एन इंस्टीट्यूशन नो डाउट सबसे बड़ी है, लेकिन एज अ फैमिली ये सबसे ज्यादा है। जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस अलायंस इंश्योरेंस कंपनीज थी उसमें भी ये डिकेड्स बैक से यहां पर अपना पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। इसी के साथ साथ नेपोलियन के वॉर के टाइम पे पता चला नेपोलियन के ट्रूप्स और वॉर को भी इन्होंने इक्विप करके रखा था। माना जाता है कि ये एक ऐसी फैमिली है जो पिछले 12-13 साल पहले से AI वाली चीज में घुस चुकी है। हम लोगों को जिसके बारे में आज पता लग रहा है, इन लोगों के साइंटिस्ट जो इनने खुद ने हायर किए पर्सनल, वो ये सारी चीजें जान चुकी है। अब 2 मेजर रीजन जिससे इनने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। पहला रीजन ये था बिकॉज ये एक चीज करते थे, जब ये राजा महाराजाओं के अंडर काम करते थे रॉथस्चाइल्ड्स लोग, तो ये एक चीज करते थे जिसको आज के समय पे फ्रंट रनिंग कहते थे। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि बेसिकली मान लो मैं एक म्यूचुअल फंड हूं और आप एक ट्रेडर हो, आपको मैं डील देता हूं कि भैया अगले महीने मैं 300 करोड़ का यह XYZ शेयर उठाऊंगा। आपको तो पता लग गया,
अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन का एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है जिस दिन मैं उठाऊंगा उस दिन 30% का ऊपर भाग जाएगा मार्केट, मतलब मार्केट इन द सेंस वो वाला XYZ स्टॉक। तो आप वो 30 डेज पहले जो अप्रूवल के लिए टाइम लग रहा है उतने में आप खुद एक्यूमुलेट करोगे मल्टीपल अकाउंट से, आपकी बहन, आपकी कजिन, दूर दूर के। और उसके बाद जब मैं ये अपना पोजीशन बनाता हूँ तब मैं ऑलरेडी थोड़े महंगे में लूंगा, प्लस 30% और बढ़ जाएगा। तो 30% प्लस एक महीने में 10% आप ही लोगों ने खरीद खरीद के बढ़ा दिए, तो आपको 40% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा बिना कुछ किए, बिना कुछ एनालिसिस किए। सेम चीज ये लोग गोल्ड कॉइन और मनी में करते थे। जब भी इनको पता लगता था कि एक राजा यहाँ पर कोई चीज करने वाला है, कोई नया इनिशिएटिव चालू करने वाला है, ये लोग वो वाली चीज करते थे। इसके साथ साथ तो पहली चीज तो हो गया इलीगल तरीके से फ्रंट रनिंग हो गया। दूसरी चीज जो उन्होंने फैमिली ट्री अपने अंदर ही रखी, तो जिसके चक्कर में कोई बाहर का ब्लड नहीं मिला, तो दहेज वाली चीज नहीं हुई होगी इनके साथ, ना ही कोई बहुत ही बड़ी सीक्रेट बाहर गई, इन्होंने अपने आप को ये टाई अप करके रखा। और तीसरी जो मतलब इससे मतलब ये बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, इनकी फैमिली की चीजें आपको बाहर भी नहीं दिखेगी, गिनती की एक आध वीडियोस दिख जाएंगी। जैसे वो होता है ना फास्ट एंड फ्यूरियस में अपना विन डीजल भाई बोलते रहते हैं फैमिली फैमिली, और जो एनिमल में फैमिली फैमिली, उस तरह से ये पूरे क्लोज नेट एक तरीके से फैमिली रहती है। और तीसरा रीजन जिसके चक्कर में ये लोग इतना ये करके रख पाए, बिकॉज 80 to 90% मीडिया को ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं जब भी इनको लगता है। और उसका रीजन भी ये सिंपल सा है, और वो हो सकता है सर्कुलर वे में ओनरशिप रख रहे हैं, सर्कुलर ओनरशिप रख रहे हैं, या फिर अपने शेल कंपनीज के थ्रू डाइवर्स इन्वेस्टमेंट करके फिर किसी तरह से ओनरशिप रख रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज मीडिया इज समथिंग जो किसी का भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। हमने अक्सर देखा है न्यूज़ चैनल्स हो गए, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स इंडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी गलत खबर को ऊपर नीचे करके आप लोगों को बता देंगे, और पब्लिक भी बेचारी भोली भाली रहती है, मानने लग जाती है। तो ये मीडिया का काम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि किस प्रकार से इनके रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, किस प्रकार से अगर ये पब्लिक के सामने आ जाए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, और इसीलिए इस चीज़ को हिडन करके रखते हैं। तो गाइज ये है रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज, द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली ऑन द अर्थ। आप और किस चीज को कवर करवाना चाहते हो मुझसे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।